जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है हम लोगों का साइबर अपराध। इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझने वाले हैं। पूरा वीडियो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक यहाँ पे आपको डिस्कस किया जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मानवाधिकार और आरटीआई यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को बहुत बेहतर ढंग से डिस्कस किया था और उसकी पीडीएफ के लिए आपको बताया था। तो वहाँ से जाकर के कुछ लोगों ने पीडीएफ को ज्वाइन भी किया था और पीडीएफ भी ले ली थी। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग इसमें प्रमुख जितनी धाराएं हैं, चाहे वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के आधारित धाराएं हों या दंड संहिता आधारित धाराएं हों, जितनी प्रमुख धाराएं हैं उन सभी को भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको इसके अलावा और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। उससे पहले आपको बता दें कि आपको ज़रूरत है देखने की कि मूल विधि में जो सिलेबस है वो क्या है। तो मूल विधि में याद रखिएगा, जो सिलेबस है हम लोगों का मूल विधि में, वो ये पूरा सिलेबस हमने यहाँ पे आपको लिख रखा है। इन सिलेबस में कुछ ऐसे भी टॉपिक दिए गए हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो सिर्फ एसआई में ही आते हैं, जैसे साइबर अपराध, जनहित याचिका, मानवाधिकार। ठीक है, ये जो कुछ टॉपिक हैं, ये टॉपिक क्या करते हैं, ये यूपी कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए हैं। तो उन दोनों के लिए कॉमन वीडियो है। तो आप दोनों जो अगर इसकी तैयारी कर रहे हो तो सीरियस होकर के इस वीडियो को आराम से आप देखिएगा। पीडीएफ आपको इसकी उपलब्ध हो जाएगी, बता देंगे आपको पीडीएफ ये कहाँ से आप इसकी ले पाएंगे। तो चलिए हम लोग आज का इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। साइबर अपराध टॉपिक को बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं। चलिए उससे बाद में हम लोग ये देख लेते हैं कि अभी आपने मूल विधि का सिलेबस समझ लिया, यूपीएसआई में क्या सिलेबस है वो हमने यहाँ पे आपको ऊपर बता दिया। अब एक बात आप समझ लो कि एक चीज़ यहाँ पे ये समझ लो, देखिए अभी टॉपिक हम आपको पढ़ा देंगे लेकिन पढ़ने से कहीं ज़्यादा जरूरी है उसकी रणनीति पे काम कर लो। देख लो कि किस तरीके से कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये यूपी कांस्टेबल का है और ये यूपी एसआई का है। तो देखिए भूगोल में से 2 से 3 प्रश्न, इतिहास में 1 से 2 प्रश्न, संविधान में 15 से 16 प्रश्न यहाँ पे आते हैं किसमें, एसआई में। और मूल विधि में 5 से 6 क्वेश्चन मूल विधि के आते हैं किसमें, एसआई में। और उसी तरफ अगर आप जाओगे कांस्टेबल में तो भूगोल में 8 से 9 प्रश्न, 3 से 4 इतिहास में, पॉलिटी में 1 से 2 प्रश्न, अर्थव्यवस्था में। ये पूरा जो दिया गया है कांस्टेबल का और ये दिया गया है एसआई का। तो इसको वीडियो स्टॉप करके इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से इसको लिख लेना। ठीक है, दिमाग में इस थ्योरी से जब आप पढ़ोगे, इस रणनीति से आप पढ़ोगे, तब आप चीज़ें अच्छे से कवर कर पाओगे। आपको पता है कहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, उन्हीं चीज़ को आपको ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल अंधभक्त की तरीके से, भीड़ की तरीके से मत भागो। अगर सीरियस हो पढ़ाई को लेकर के और इस बार आप अपना एक पद लेना चाहते हैं तो बिल्कुल रणनीति पे काम करो। ठीक है, उसी रणनीति पे काम करो, उसी रणनीति से यहाँ पे आपको चीज़ें कवर करनी है। तो चलिए, ऊपर हमने दो टॉपिक आपके कवर करा दिए थे। उन 2 टॉपिकों में कौन कौन से 2 टॉपिक कवर हुए थे तो आप याद रखिएगा, मानवाधिकार कवर कराया था और सूचना का अधिकार। आज के टॉपिक में साइबर अपराध हम लोग कवर करा रहे हैं। ठीक है, जो कॉमन टॉपिक है उन टॉपिक को हम पहले कवर करा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा साइबर अपराध। ठीक है, तो साइबर अपराध और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ये 2 अलग अलग टॉपिक के नाम से दिए गए, लेकिन हम दोनों टॉपिक को एक साथ मिला करके पढ़ाएंगे। ठीक है, ये कभी एक साथ भी देता है और अलग अलग भी देता है, तो दोनों एक दूसरे से ही कनेक्टेड टॉपिक हैं। तो इनको अलग अलग पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगे, दोनों को एक साथ हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर किया करिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो इतनी मेहनत के बाद अगर वीडियो बनाया जा रहा है, आपके लिए अच्छा कंटेंट लाया जा रहा है, तो वीडियो को जरूर जरूर शेयर करिए। ठीक है, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, साइबर अपराध और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ठीक है, तो इसे हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं साइबर अपराध क्या है। साइबर अपराध क्या है, तो साइबर अपराध वो अपराध है जो गैर कानूनी तरीके से कंप्यूटर डाटा, मोबाइल या इंटरनेट या डिजिटल उपकरणों इत्यादि का दुरुपयोग करके किया गया जो अपराध होता है उसको हम लोग कहते हैं साइबर अपराध। यानी कि मोबाइल से हो जाए, इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाए, कंप्यूटर की छेड़छाड़ करके, डिजिटल उपकरणों के माध्यम से अगर आपके साथ कोई अपराध किया जा रहा है तो वो अपराध साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। ये किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है, किसी संगठन के साथ हो सकता है या किसी संस्था के साथ किया जा सकता है ये अपराध।
ठीक है। तो इस तरीके से जैसे आप देखते होगे अब इस समय कॉलिंग पे जब आप कॉल करते हो तो बताता है कि अगर किसी जज या वकील या फिर इंस्पेक्टर की वीडियो कॉल आती है तो आप घबराएं नहीं या साइबर अपराधी हो सकते हैं। तो इस तरीके की वार्निंग भी अब चलाई जा रही है, जागरूकता भी फैलाई जा रही है कि लोग जागरूक हो जाएं कि साइबर ठगी जो किस लेवल पे पहुंच चुकी है और लोगों का भारी भरकम से नुकसान भी पहुंचा रही है, लोगों के खाते से पैसा भी कट रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए, हमें चीज़ें समझनी चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं सब साइबर अपराध की आपने परिभाषा समझी। अब साइबर अपराध नियंत्रण के लिए कुछ कानून भी बनाए गए। देखिए बिल्कुल आराम से समझिए, आसान भाषा में चीज़ें आपको समझाएंगे। ठीक है, साइबर अपराध के लिए कुछ कानून बनाए गए, एक जो इंटरनेशनल लेवल पे था और कुछ कानून नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे बनाए गए। जो इंटरनेशनल लेवल पे एक बुडापेस्ट कन्वेंशन की बात आती है तो इसका संबंध किससे है? साइबर अपराध से। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बुडापेस्ट कन्वेंशन 2000 जो एक हुआ वो किससे संबंधित है? तो साइबर अपराध से संबंधित है। तो इस बुडापेस्ट कन्वेंशन में साइबर अपराध को लेकर के ये यूरोपीय परिषद द्वारा बनाया गया था, बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। कौन? बुडापेस्ट कन्वेंशन। अब बुडापेस्ट कन्वेंशन में इसको 23 नवंबर 2001 को जब बनाया गया तो 50 देशों ने हस्ताक्षर किए। कितने किए? 50 देशों ने। कब बनाया गया, इसको कब नींव रखी गई? 23 नवंबर 2001 को जब बनाया गया उस समय 50 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किया। इसको लागू किया गया 1 जुलाई 2004 को। जब इसको लागू किया गया तब टोटल 68 देश हो गए। कितने हो गए? 68। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इस कन्वेंशन में भारत कहीं भी शामिल नहीं है। तो इस बात को भी आप याद रखिए कि भारत ने अभी तक इसके दस्तावेज पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और बुडापेस्ट कन्वेंशन का सीधा संबंध है साइबर अपराध को रोकना, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है। अब राष्ट्रीय लेवल पे अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय लेवल पे कुछ नीतियां भारत सरकार ने बनाई, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आया। ठीक है, यह भी कुछ बताता है, यह भी कुछ नियम देता है कि इतनी धाराएं लगाई जा सकती हैं अगर आपके साथ डिजिटल या साइबर अपराध होता है तो इस धारा के तहत ये सजा का प्रावधान है, इन चीज़ों से इन चीज़ों का है। ठीक है, तो ये बताता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, इसमें कुछ धाराएं दी गई हैं। ठीक है, लगभग 94 धाराएं हैं। तो उन 94 धाराओं में जो प्रमुख धारा है वो आपको हम यहाँ पे लेकर के आए, वो भी आपको डिस्कस कराएंगे। ठीक है, तो इसमें लगभग 94 धाराएं हैं। ठीक है, इसमें कुछ अध्याय हैं और कुछ अनुसूचियां हैं। अब क्या था, एक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति भी बनाई गई 2013 में और बीएन कृष्ण समिति आई 2013 में। इन सबका संबंध किससे है? साइबर अपराध से बचने के लिए बनाई गई पॉलिसी से है, बनाई गई नीतियों से है। तो ये बात आपके एक अभी इनको आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। एक सिनेरियो आपके दिमाग में चल गया कि साइबर अपराध क्या है, साइबर अपराध के लिए नेशनल लेवल पे कौन सी पॉलिसी चलाई गई और इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा पॉलिसी चलाई गई। तो इंटरनेशनल लेवल पे बुडापेस्ट कन्वेंशन हुआ था और राष्ट्रीय लेवल पे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आया, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति आई और बीएन कृष्ण समिति आई जो 2018 में आई और उसने 2018 में ही अपनी रिपोर्ट पेश करी। यहाँ तक आपने बात अच्छे से समझ लिया, बिल्कुल आसान है। चलिए अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो सूचना प्रौद्योगिकी, देखो बुडापेस्ट कन्वेंशन में आपको इतना ही पढ़ना, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, वो आपके लेवल का नहीं है। सिर्फ इतना पढ़ना है कितने देशों ने हस्ताक्षर किया, कब लागू हुआ, पूर्ण रूप से कब लागू किया गया और उसकी स्थापना कब हुई, तब साइन कितने करे थे और अब कितने साइन हो चुके हैं उसमें। अब देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो 2000 में आया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का संबंध किससे है? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का संबंध है किससे? साइबर अपराध को रोकना। साइबर अपराध क्या है? तो वो अपराध जो कंप्यूटर के द्वारा, डिजिटल द्वारा, इंटरनेट द्वारा, डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करके की गई ठगी या किया गया अपराध है, वो साइबर अपराध कहलाता है। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आया। इसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दी 9 जून 2000 को। कब दी? 9 जून 2000 को। भारत में इसको लागू किया गया 17 अक्टूबर 2000 को। 9 जून को राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं, 17 अक्टूबर को इसको लागू किया जाता है। इसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें कुल 13 अध्याय हैं। अगर इसमें बात करें तो कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 13 अध्याय हैं। अगर इसमें बात करी जाए संशोधन कितने हुए थे तो आप क्या बताएंगे कि जो संशोधन जो इसमें हुए वो कितने हुए? तो 2 संशोधन हुए। जो प्रथम संशोधन था, ठीक है, वो पटना में 27 अक्टूबर 2008 को किया गया।
प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 2008 को किया गया, अक्टूबर 2008 को किया गया। लेकिन अगर बात करें कि दूसरा संशोधन कब किया गया, तो दिल्ली में 5 फरवरी 2009 को किया गया। देखिए बिल्कुल आसान भाषा में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें कुल धाराएं कितनी हैं? तो इसमें 94 धाराएं हैं। कुल धाराएं कितनी हैं? 94 धाराएं हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर इसको समझा दे रहे हैं कि राष्ट्रपति ने मंजूरी इसको दी 9 जून 2000 को, भारत में इसको लागू किया गया 17 अक्टूबर 2000 को। कुल अध्याय इसमें 13 हैं। कुल धाराएं इसमें कितनी हैं? तो कुल धाराएं 94 हैं। अगर इसी जगह बात कर लें कि कुल अनुसूचियां कितनी हैं, तो अनुसूचियां 4 हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, कुल अनुसूचियां कितनी हैं? 4 हैं। जो इसमें संशोधन 2 हुए, जो पहला संशोधन पटना में हुआ वो 27 अक्टूबर 2008 को हुआ, दूसरा संशोधन जो दिल्ली में हुआ वो 5 फरवरी 2009 को हुआ। अब जो 2009 में संशोधन किया गया वो क्या संशोधन था? तो वो था कि इसमें अध्याय 2 की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की जगह डिजिटल हस्ताक्षर शब्द जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? डिजिटल हस्ताक्षर शब्द जोड़ा गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। और जो बीएन, ये चीज आपने समझ ली कि क्या क्या संशोधन हुआ था, जो दूसरा संशोधन हुआ था। अब बीएन कृष्ण समिति जो 2018 की थी, उसका उद्देश्य था कि डाटा को संरक्षण करना। क्या था उसका उद्देश्य? डाटा को संरक्षण करना। इसमें कुल 10 सदस्य थी, समिति थी, जिसने 2018 में अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। तो ऊपर हमने यही बात आपको बताई थी कि इससे संबंधित जो भी भारत में जो पॉलिसीज थी उसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और बीएन कृष्ण समिति थी। ठीक है, यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया होगा और शायद समझने में कोई भी समस्या आपको नहीं हुई होगी। चलिए अब अगला हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला देखते हैं कि इसमें कुछ फैक्ट भी पूछे जाते हैं। हमने आपको बताया था बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको चीज़ें समझाएंगे। ठीक है, एडवांस में क्या है, जो उनकी धाराएं आ जाती हैं। बेसिक में क्या है कि आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए कि साइबर अपराध क्या है, उसके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी समितियां बनाई गई, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, और बेसिक फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए। जैसे भारत का पहला राज्य जिसने सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया तो कौन था? तो महाराष्ट्र था। ठीक है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया था? तो बेंगलुरु में खोला गया था। यूपी में पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पे खोला गया? तो लखनऊ और नोएडा में खोले गए। यूपी में वर्तमान में साइबर पुलिस स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो टोटल 18 हो चुकी है। वो जिले आपसे नहीं पूछता, दिमाग में तनाव मत देना। ठीक है, पहला याद रखना कि कहाँ खोले गए, तो लखनऊ नोएडा में खोले गए। कुल संख्या कितनी? 18 है। अब ये ना बैठ के रटने लग जाना कि उनके अलावा 18 जिलों के नाम याद कर ले कहाँ कहाँ पे साइबर अपराध है। एक बार पढ़ सकते हो लेकिन तनाव ना दो, उसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। यूपी साइबर क्राइम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। सर्वाधिक साइबर पुलिस स्टेशन तो महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र में जितने जिले हैं उन सब में एक एक साइबर स्टेशन खोला गया है। एम्स में जो साइबर अटैक हुआ था तो उसकी डेट कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो 2022 याद रखिएगा। कब हुआ था? 2022 में हुआ था। तो आपने साइबर अपराध की परिभाषा समझी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो पॉलिसी बनी उनको समझा और प्रमुख फैक्ट समझे। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि साइबर अपराध के प्रकार क्या हो सकते हैं। साइबर अपराध के प्रकार क्या हो सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले कि साइबर अपराध के प्रकार। तो साइबर अपराध के प्रकारों में देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार प्रमुख है। जैसे पहला है फिशिंग। ठीक है, कई तरीके से साइबर अपराध आपके साथ किया जा सकता है। कॉलिंग से किया जा सकता है, मेल से किया जा सकता है, एसएमएस से किया जा सकता है। तो वो जो सब प्रकार हैं वो यही प्रकार हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। तो जैसे फिशिंग में किस प्रकार का अपराध होता है, तो फिशिंग क्या है? तो नकली ईमेल आईडी से मैसेज करना, जैसे बैंकिंग, शॉपिंग मॉल, कंपनी से मिलते जुलते कॉल या ईमेल भेज करके यह अपराध किया जाता है। अब फिशिंग वो अपराध है, इसको आसान भाषा में ऐसे समझो कि फिशिंग वो अपराध है कि आपको नकली एक ईमेल आईडी से मैसेज किया जाएगा। इस तरीके से मैसेज होगा कि जैसे ये बैंक से एसएमएस आया है या किसी कंपनी का एसएमएस है, वो आपको कॉल भी कर सकते हैं। इस तरीके से कॉल करेंगे, प्रोफेशनल कॉल होगी कि आपको लगेगा कि नहीं ये बैंक का है या बड़ी किसी कंपनी का है, और वो आपको ऑफर देंगे और आपसे आपकी गुप्त जानकारी ले करके आपके सिस्टम, आपके बैंक, आपके एटीएम, आपके जो अन्य चीजें हैं जिनसे उनको लाभ हो सकता है वो आपसे लेकर के आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं। तो ये होता है फिशिंग। अब शायद आप बात अच्छे से समझ रहे होंगे। बुलिंग क्या होता है? तो बुलिंग सोशल मीडिया, जैसे सोशल मीडिया के अंतर्गत एफबी हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसमें क्या करेंगे, वो पोस्ट जैसे आप डालते हैं तो उसके नीचे गंदे कमेंट करेंगे,
धमकी देंगे और तंग करेंगे, तो इससे बिल्कुल आपको परेशान कर देंगे, तो यह भी एक अपराध की श्रेणी में आता है, तो इसको कहा जाता है बुलिंग। अब साइबर स्टॉकिंग क्या है? तो साइबर स्टॉकिंग के लिए क्या है? साइबर स्टॉकिंग तो तंग करने वाला कॉल करना, जिसका मुख्य उद्देश्य धोखाधड़ी करना होता है। जैसे कई प्रकार के ऑफर, लॉटरी आदि के लिए कॉल किया जाता है, ये सब आता है इसमें साइबर स्टॉकिंग में। शायद ये चीज़ें आप बिल्कुल आसानी से समझ रहे होगे, इसमें बहुत बड़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई है जो आप समझ ना पाओ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आप आसानी से इन चीज़ों को समझ पा रहे होगे। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है? तो सॉफ्टवेयर पायरेसी देखिए, नकली सॉफ्टवेयर का कम दामों में बेचना। अब क्या है कि आप जैसे कोई सॉफ्टवेयर आपने बना रखा है, तो वो कंपनी क्या करती है, जो ठगी करते हैं, साइबर अपराधी होते हैं, वो लोग बिल्कुल उसी जैसा एक नया सॉफ्टवेयर बना देंगे और आपको कम दामों में वो बेचते हैं। तो ये भी है एक क्या, साइबर अपराध है। आपने तो ओरिजिनल समझ के उन चीज़ों को लिया, लेकिन वो निकला कैसा, फर्जी का, सेकंड क्लोन, ठीक है, इस तरीके का नकली, तो वो होता है साइबर पायरेसी। हैकिंग क्या होता है? तो कंप्यूटर के द्वारा निजी जानकारी चोरी करना हैकिंग होता है। अब हैकिंग दो टाइप का होता है, एक होता है ब्लैक हैट हैकिंग, एक होता है व्हाइट हैट हैकिंग। अब ब्लैक हैट हैकिंग का देखो, अब इसमें दो प्रकार के भी चोर हो जाते हैं। एक होता है जिनका इरादा चोरी करके नुकसान पहुंचाना होता है, और व्हाइट हैट जो होता है, व्हाइट हैट हैकिंग होता है, इसका इरादा गलत नहीं होता है, सिर्फ वो आपको सिस्टम को हैक कर लेंगे, लेकिन वो फिर से आपके सिस्टम को रिस्टोर कर देंगे, वैसा का वैसा कर देंगे, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो कहलाता है व्हाइट हैट हैकिंग। तो आपने यहाँ पे समझा फिशिंग के बारे में, बुलिंग के बारे में, साइबर स्टॉकिंग के बारे में, सॉफ्टवेयर पायरेसी के बारे में और हैकिंग के बारे में। चलिए आगे हम लोग और देखते हैं। देखिए बहुत बिल्कुल नॉर्मल सी सीधी सी भाषा में लिखा गया है, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से बिल्कुल नॉर्मली तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं स्पैम ईमेल। स्पैम ईमेल क्या होता है? स्पैम ईमेल के जरिए कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जाता है। आपने देखा होगा जब आप ईमेल खोलते हैं, ईमेल के नीचे इनबॉक्स, इनबॉक्स के नीचे सेंड, सेंड के नीचे ड्रॉप, ड्रॉप के नीचे इसी तरीके के स्पैम का मैसेज आता है, उसमें ढेरों सारे मैसेज पड़े होते हैं। अब क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे एसएमएस पड़े होते हैं, वो आपको पता भी नहीं लगता है कि किस तरीके से एसएमएस आ गए, ठीक है। अगर गलती से आपने खोल दिया उस एसएमएस को, ओपन कर दिया स्पैम वाले फोल्डर को, स्पैम वाले फोल्डर को अगर गलती से भी आपने ओपन कर दिया, तो आपकी ईमेल पूरी हैक हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है स्पैम ईमेल। तो ये चीज़ें मत करिएगा, अगर स्पैम ईमेल आपके खाते में पड़ी है, जीमेल में पड़ी है, तो उसको बाहर से ही सिलेक्ट करके ऑल डिलीट मार दीजिएगा, उस ईमेल को ओपन मत करिएगा। ये आप थोड़ा सा जागरूक हो जाएं, इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। लॉजिक बम क्या होता है? तो किसी तारीख, किसी विशेष घटना में ऐसे प्रोग्राम को एक्टिव किया जाता है, ये लॉजिक बम होता है। ईमेल बॉम्बिंग क्या होता है? तो बड़ी संख्या में ईमेल भेजना ताकि अकाउंट बंद हो जाए और फिर अकाउंट ओपन करने के लिए पैसा मांगना। अब ईमेल बॉम्बिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में चलता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके, अगर आपने कोई, भले ही वेबसाइट पे सिर्फ आपने उसको सर्च किया हो या उस वेबसाइट पे विजिट किए हों, वेबसाइट पे विजिट करते ही आपने देखा होगा कि आप उसी वेबसाइट के ईमेल आपके खाते में आने लगते हैं। ईमेल, इतने ईमेल आते हैं कि एक एक दिन में 100 200 500 ईमेल आपके उसमें आते हैं, और इस तरीके से आपका अकाउंट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, सीज हो जाता है। तो उसको ओपन करने के लिए वो आपको एसएमएस करते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं, ओपन करने के लिए आपसे क्या है, वो पैसे की डिमांड करते हैं। तो ये होता है ईमेल बॉम्बिंग। वेब जैकिंग क्या होता है? तो जैसे किसी व्यक्ति, संस्था या वेबसाइट पर अवैध रूप से नियंत्रण कर लेना होता है वेब जैकिंग। यानी कि आपने कि अगर कोई एक वेबसाइट है, ठीक है, या कोई संस्था है, तो वो क्या कर लेंगे, वेबसाइट वगैरह अगर आपके हैं, तो वो क्या कर लेंगे, जो साइबर अपराधी होते हैं आपके वेबसाइट को हैक कर लेते हैं, फिर आपसे डिमांड करते हैं, तब वो वेबसाइट का आपके वेबसाइट को वो ओपन करने की, आपको सारे वो जितने भी उसके सिस्टम होते हैं तब वो आपको देते हैं, ठीक है। तो ये होता है वेब जैकिंग। तो ये चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए, ठीक है। मेहनत लगती है कंटेंट को इकट्ठा करके एक जगह, एक व्यवस्थित ढंग से, एक सरलीकरण तरीके से आपको समझा करके देना,
ठीक है। तो इसके लिए मेहनत भी लगती है, तो आप लोग प्लीज़ बस कुछ मत करिए, एक वीडियो शेयर कर दीजिए और आपको पूरी मूल विधि हम अच्छे से कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला टॉपिक क्या हो। अगला टॉपिक के लिए कमेंट जरूर करिएगा हमें। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा कि अगला टॉपिक हम किस किस पे बनाएं। ठीक है, चलिए अब ये देख लेते हैं, छोटी सी जानकारी है कि अगर ये आप पूरा बैच लेना चाहते हैं, ठीक है, ये पूरा आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, मूल विधि में पॉलिटी और मूल विधि है, इसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी ये बुकलेटें हैं। तो अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया है। ठीक है, वहाँ से जा करके आप टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे इसकी आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ भी आपको वहीं पे इसकी उपलब्ध हो जाएगी। तो ये बहुत ही बेहतर तरीके से, एक बिल्कुल बेहतर सही रणनीति, सही तरीके से कंटेंट को लिखा गया है। आपको ये सारा कंटेंट वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। चलिए, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। वहाँ तो हमने पढ़ लिया, सबसे पहले हमने साइबर अपराध के बारे में पढ़ा, फिर इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे क्या पॉलिसीज़ बनी वो हमने पढ़ा, फिर उसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़े, फिर हमने साइबर अपराध के प्रकार पढ़े। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि साइबर अपराध संबंधी प्रमुख धाराएँ क्या हो सकती हैं। तो देखिए, साइबर अपराध संबंधी प्रमुख धाराओं में आपको दो चीज़ें पढ़नी होंगी। एक तो पढ़ना होगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा, दूसरा पढ़ना होगा भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में साइबर अपराध की धारा है। ये दो धाराएं हैं, यानी दो चीज़ें हैं। इन दोनों चीज़ों की अलग अलग धाराएं हमको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है। इन्हीं से क्वेश्चन आपसे पूछता भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा है, यानी इसकी धारा है। हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी की धारा यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे और देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने ऊपर ली थी। इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? 94 धाराएं। इसमें कुल अनुसूचियां 4 हैं और इसमें कुल अध्याय कितने हैं? तो 13। शायद यहाँ पे देख लीजिएगा, ऊपर मैंने लिख रखा है, एक सेकंड यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं कि इसमें कुल कितने, एक सेकेंड, 13 अध्याय हैं। तो कुल कितने अध्याय हैं? 13 अध्याय हैं। तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, टाइपिंग एरर है। तो कुल अध्याय कितने हैं? तो 13 अध्याय हैं। ठीक है, यहाँ पे 13 अध्याय हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं जो प्रमुख धाराएं 94। क्या हमको 94 धाराएं पढ़नी है? कभी नहीं पढ़नी है। हमको मुश्किल से 10 से 12 धाराएं पढ़नी है, जिनसे क्वेश्चन पूछता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख करके ही ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जितना बता रहे हैं उतना आप करते जाओ। आप पेपर लगाएंगे, मॉडल पेपर हल करेंगे, आपको मजा आ जाएगा। इस बात का हम प्रॉमिस आपसे कर सकते हैं। आप सारे क्वेश्चन टिकल कर पा रहे होंगे। जो टॉपिक हम पढ़ा दें उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर हल करिए, फिर देखिए आप। ठीक है, चलिए अब इसमें धारा नंबर 65 क्या है? तो धारा नंबर 65 कहती है कंप्यूटर के संसाधनों में छेड़छाड़ करना। कंप्यूटर के संसाधनों में छेड़छाड़ करना, ये धारा 65 के अंतर्गत आता है। 66 में क्या है? तो किसी दूसरे व्यक्ति का पासवर्ड इस्तेमाल करना, ये धारा 66 के अंतर्गत आता है और यह एक कानूनी अपराध है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ये कहता है। 66 का डी क्या है? तो कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके धोखाधड़ी करना। 66 का ई क्या कहता है? तो किसी अनुमति के बिना दूसरे की फोटो को प्रसारित करना या वायरल करना, या एक गैर कानूनी कदम है, या साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। आपने देखा होगा कि आप अगर कहीं जाते हैं तो अगर आपको किसी के साथ फोटो खींचना है या कोई आपके साथ फोटो खिंचाना चाहे तो वो आपसे पहले पूछता है, ना कि चुपके से फोटो खींचता है। अगर वो चुपके से फोटो आपकी खींचता भी है तो आप उस पर धारा 66 ई के अंतर्गत उस पर केस दर्ज कराया जा सकता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं धारा नंबर 67। धारा नंबर 67 क्या कहता है कि अश्लील सामग्री प्रकाशित करना, जिसमें बच्चों से संबंधित अश्लील चित्र या वीडियो शामिल है। यानी कि अश्लील सामग्री का मतलब है उनको वीडियो हो सकते हैं, ठीक है, उनकी फोटोज हो सकती हैं, अश्लील फोटोज हो सकती हैं, तो इनको प्रसारित करना जिसमें बच्चों से संबंधित अश्लील चित्र या वीडियो सम्मिलित है, या एक गैर कानूनी या कानूनी बिल्कुल अपराध है। ठीक है, कानूनी अपराध है जिसके तहत आपको सजा निर्धारित की जाएगी, और ये किस में आता है? साइबर अपराध के अंतर्गत ही आता है। धारा नंबर 69, इसमें सरकारी वेबसाइट को ब्लॉक करना भी एक कानूनी अपराध है। धारा नंबर 72, गोपनीयता और एकांतता को भंग करना भी एक अपराध है। ठीक है, आप किसी की सिक्योरिटी, किसी के गोपनीयता को खत्म नहीं कर सकते हैं, आप उसकी हैक नहीं कर सकते हैं, आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। धारा 73, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में कुछ गलत विशिष्टियों को प्रकाशित करना। यानी कि अब डिजिटल सिग्नेचर
करके या कुछ गलत विशिष्टियों को प्रकाशित करके भी करना भी एक अपराध की श्रेणी में ही आता है, वो भी डिजिटल अपराध। धारा 74 कपट या छल करने के प्रलोभन से प्रकाशन करना भी एक अपराध है। धारा 75 भारत के बाहर किए गए डिजिटल अपराधों के लिए दंड का प्रावधान धारा 75 में है। धारा 78 अपराधों की जांच करने की पावर है, धारा 78 में है। तो ये जो हमने धाराएं पढ़ी हैं, ये धाराएं किससे रिलेटेड हैं? तो ये जो धाराएं आपने पढ़ी, ये धारा रिलेटेड है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा, जो 94 धाराएं हैं, उनमें हमने मुख्य धाराएं यहाँ पे अभी हमने क्लियर करी। अब हम लोग धारा देखने वाले हैं आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धाराएं। ठीक है, देखिए हमने आपसे कहा था कि 0 से लेकर के एडवांस तक पढ़ाएंगे। ठीक है, आपने बेसिक समझा, अब हम यहाँ पे धाराएं समझ रहे हैं। तो हमने धाराओं में भी आपको सूचना प्रौद्योगिकी की धाराएं पढ़ाई हैं। अब आपको दंड संहिता की धाराएं यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, भरोसा रखिए आप। बस जितना बता रहे हैं उतना आप ईमानदारी से पढ़िएगा जरूर। अब देखिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी में साइबर अपराध से संबंधित कुछ धाराओं का वर्णन है। जैसे धारा 354 का डी कहता है साइबर स्टॉकिंग, जो ऊपर हमने आपको बताया वही यहाँ पे है कि साइबर स्टॉकिंग के बारे में। धारा 420 में धोखाधड़ी यानी धोखा देकर किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति के लिए प्रेरित करना या संपत्ति रखने के लिए प्रेरित करना, यानी धोखाधड़ी के बारे में है। धारा नंबर 463 इसमें जालसाजी यानी दस्तावेज में जालसाजी करना यानी कि हेर फेर करना, ये आता है साइबर अपराध के अंतर्गत धारा नंबर 463 आईपीसी की धारा में। धारा नंबर 465 जालसाजी के लिए सजा यानी झूठे दस्तावेज को तैयार करना, यानी कि अगर आप कोई केस लड़ रहे हो या फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसके लिए आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप झूठे दस्तावेज को अगर तैयार करके जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी में इस धारा का प्रावधान दिया गया है कि इसके तहत आपको सजा हो सकती है। धारा नंबर 354 का सी किसी महिला के निजी गतिविधियों से संलग्न फोटो को कैप्चर करना या उसकी सहमति के बिना प्रकाशित करना, यानी कि महिला की गतिविधियां यानी कि किसी ऐसी गतिविधि जो वो नहीं चाहती है कि इनको बाहर पब्लिकली किया जाए या पब्लिक में इनको लाया जाए, उनको आप कैप्चर करते हो कैमरे में, ये वीडियो बनाते हो या फोटो शूट करते हो, इसके बाद उसकी बिना परमिशन के आप उसको पब्लिक करते हो, तो यह भी एक कानूनी अपराध है, साइबर अपराध है, जिसके तहत धारा नंबर 354 सी के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और आपको सजा दिलाई जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, तो आपने इन चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से यहाँ पे समझने का प्रयास किया। तो आज का जो टॉपिक था ये इतना था। साइबर अपराध में अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो भरोसा रखिए एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूट नहीं पाएगा, आप सारे क्वेश्चन टेकअप कर रहे होगे, ये भरोसा रखो। बस वीडियो आप जरूर शेयर करिए, जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। कमेंट में बताएं कि कौन सा टॉपिक हो जिस पे हम अगला वीडियो बनाएं। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।